इंग्लिश अल्फाबेट आज हम पढ़ने वाले हैं। अल्फाबेट ये है आपके ए से लेकर जेड तक होता है, जैसे ए बी सी डी ई एफ जी, ये इस तरीके से लेकर एक्स वाई जेड तक आपका चलता है। यहां पर ये इसके सीरियल नंबर भी आपको यहां पर दिए हुए हैं कि ए 1 नंबर पे आएगा, बी 2 नंबर पे होता है, सी 3 नंबर पे होता है। और इसका उल्टा कर दिया जाए तो आपका जेड वाई एक्स इस तरीके से हो जाता है, तो ये 26 से इस तरीके से। ठीक है जी, ये आपके इंग्लिश अल्फाबेट में 26 अक्षर होते हैं। ठीक है जी, इस बात को पता है, ए से स्टार्ट होकर जेड तक आपको जाता है। और अगर आप ये अंक याद कर लेते हो तो आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। मोस्टली स्टूडेंट को याद होगा, जिनको नहीं याद है बता देना, एक ट्रिक का छोटा सा वीडियो बनाकर आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, अब इनके व्युत्क्रम है वो आपको याद होने बहुत ज्यादा जरूरी है, जो आपके एग्जाम्स में आते हैं। जैसे मैं यहां पर लिख देता हूं, यहां पर हम लिख लेते हैं व्युत्क्रम। ठीक है, उल्टा क्रम हमें बताना है तो सबसे पहले ए बी सी डी ई एफ। देखो यहां से आपके एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। जो मैं यहां पर आपको जो लिखवा रहा हूं ना, यहां से जो आपको याद करवाने वाला हूं, डायरेक्ट आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं। जी एच आई जे, उसके बाद आपका के एल एम एन ओ पी, क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड, ये आपका हो गया। अब व्युत्क्रम का मतलब होता है इसके विपरीत कौन सा है। जैसे ये 1 नंबर पे आता है और ये आपका जेड 26 नंबर पे आता है, और अगर आप इन दोनों को जोड़ोगे तो इनका जोड़ क्या बन जाएगा, 27 बन जाएगा। ये आगे से 1 नंबर पे है, ये पीछे से 1 नंबर पे है। बी आप सभी को पता है 2 नंबर पे आता है, वाई 25 नंबर पे आता है, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, आपका 27 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो व्युत्क्रम होते हैं उनका योग कितना होता है, उनका योग कितना होता है भाई, 27 होता है। ठीक है, इसको एक को ऊपर लिखे रहते हैं, तो कितना होता है, व्युत्क्रमों के जो अक्षर हैं उनके स्थानों का योग कितना होता है, 27 होता है, 27 होता है। ये अपने को ध्यान रख लेना है। अब याद कैसे रखोगे कौन सा किसका विपरीत है, कौन सा किसका व्युत्क्रम है। जैसे यहां पर आपके सामने लिखा हुआ है ए का जेड, तो इसको याद करने का तरीका है कि इंग्लिश है ना, जो अपने इंग्लिश अल्फाबेट है ये कहां से कहां तक होते हैं, ए टू जेड तक होते हैं। तो याद करने का तरीका क्या हो जाएगा, ए टू जेड तक। उसके बाद बी का व्युत्क्रम वाई है, कैसे याद करोगे, बॉय से इसको याद कर लो कि बॉय, तो बी का क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। सी एक्स को कैसे याद करोगे, करेक्ट से याद कर लो, तो सी का क्या हो जाएगा, आपका एक्स हो जाएगा। डी और डब्ल्यू को कैसे याद करोगे, ट्रिक है आपकी, ड्यू से आप याद कर लो, ड्यू आप पीते रहते हो ना, तो क्या हो जाएगा, डी डब्ल्यू, डी डब्ल्यू, ड्यू 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 डी डब्ल्यू। ठीक है, उसके बाद ईवी से कैसे याद करोगे, तो इसको इव से याद कर सकते हो या इवनिंग से याद कर सकते हो। तो ई का उल्टा क्या हो जाएगा, उल्टा या विपरीत। देखो एक बात को समझो, विपरीत या उल्टा, विपरीत बोल दिया जाए, उल्टा बोल दिया जाए, इनका मतलब एक ही होता है, या इसी को विपरीतार्थक भी बोल दिया जाता है। तो ईवी हो जाएगा। एफ यू को कैसे याद करोगे, फन से याद कर लो, फन फन, एफ यू फन फन फन। ठीक है, जीटी, तो जीटी रोड आप सभी को पता होगा, तो क्या हो जाएगा, इसको कैसे याद करोगे कि भाई जीटी रोड से हमने याद कर लिया, जीटी रोड से याद हो गया। एच एस, हनी सिंह के फैन हो तो हनी सिंह से याद कर लो, वरना हाई स्कूल तो आप सभी ने कर रखी होगी, तो आप हाई स्कूल से इसको याद कर सकते हो, हाई स्कूल। एच एस क्या हो गया, हाई स्कूल हो गया। आई आर इंडियन रेलवे, और आपको रुपए चाहिए, ठीक है, आपकी नौकरी लग जाएगी तो आपको रुपए मिलेंगे, तो आप इंडियन रेलवे की बजाय आप इंडियन रुपीज से याद कर सकते हो। आईआर का क्या हो जाएगा, इंडियन रुपीज हो जाएगा। जे क्यू, ये तो आप सभी को पता होगा, ताश कार्ड्स आप खेलते होगे, तो क्या होता है, जे क्यू क्या हो जाएगा, गुलाम बेगम हो जाएगा। ठीक है, जे क्यू क्या हो जाएगा, जैक और क्वीन हो जाएगा, गुलाम बेगम या जैक क्वीन जो आप बोलते हो वो हो जाएगा। केपी से कपिल देव, कपिल शर्मा, जो भी आप याद करना चाहो कर सकते हो, वरना आप इसका उल्टा भी याद कर सकते हो, पीके, प्रवीण कटारिया। ठीक है, एलओ को किससे याद करोगे, लोयन से याद कर लो, क्या हो जाएगा आपका, लोयन हो जाएगा। ठीक है, तो एलओ को किससे याद कर लोगे, लोयन से याद हो जाएगा। एम एन का किससे याद हो जाएगा, आपका मैन से।
तो ये आपका हो जाएगा मैन, लिख लो, एमएन लिख लो। तो ये क्या हो गया, आप याद हो गए ना सभी को, दोबारा से रिपीट करो क्योंकि अपने को क्लास में ही याद करना है, ठीक है। जब डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा ना तब मैं आपको दिखाऊंगा, अभी आपको क्लास में याद कर लो। एक का क्या हो जाएगा जेड, ए टू जेड। बी का क्या हो जाएगा, बॉय से हमने याद किया, बी का हो जाएगा वाई, करेक्ट। तो सी का क्या हो जाएगा एक्स। डी का हमने क्या याद किया, ड्यू से, तो डी का क्या हो जाएगा डब्ल्यू हो जाएगा। उसके बाद ई का क्या याद किया, इवनिंग से, यू से, तो ई का क्या हो जाएगा वी हो जाएगा। उसके बाद एफ यू का क्या हो जाएगा, फन से हमने याद किया है। रिपीट करो, अभी जो मैं बोल रहा हूं ना आप रिपीट करो, जहां पर भी बैठे हो पढ़ रहे हो रिपीट करो, मन मन में बोल के कर सकते हो तो और भी अच्छा है, और अगर लाइब्रेरी वगैरह में बैठे हो तो मन मन में याद करो। तो एफ यू का क्या हो जाएगा फन से, जीटी क्या हो जाएगा जीटी रोड से, एच एस क्या हो जाएगा हाई स्कूल हनी सिंह, इंडियन रेलवेज इंडियन रुपीज आईआर का, ठीक है। जेके गुलाम बेगम या जैक क्वीन हो जाएगा। उसके बाद कपिल शर्मा, उसके बाद लोयन, और उसके बाद क्या हो गया मैन। तो ये आप सभी को याद हो गया। तो ये इसका क्या है, व्युत क्रम है, उल्टे क्रम है जो आपसे पूछा जाता है। और इन सभी का योग कितना होता है, 27 होता है इन जोड़ों का, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, पहले क्वेश्चंस के ऊपर चलते हैं जो हमने अभी पढ़ा है, ठीक है। जो अल्फाबेट है वहां से कैसे क्वेश्चंस आते हैं उसके ऊपर चलते हैं, जो डायरेक्ट क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आएंगे। देखो क्या है कि अंग्रेजी वर्णमाला श्रेणी में दाएं छोर से 10वें अक्षर के बाईं ओर का 14वां अक्षर कौन सा होगा, ये अपने को बताना है। अब दाएं बाएं में कंफ्यूज नहीं होना, मैं आपको बताता हूं। देखिए ये वाला हम ले लेते हैं, सीधा क्रम वाला ही ले लेते हैं, ये हमारे पास आ गया, ठीक है। अब देखो क्या है, यहां से हमें शुरुआत करनी है, यहां से। तो ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका दायां भाग। यहां से कौन सा है, दायां है। और अगर बाएं की बात करेगा तो ये हो जाएगा आपका बायां हो जाएगा, बाएं या बायां, ठीक है। बायां हम लिख देते हैं, ये क्या हो जाएगा आपका बायां हो जाएगा। यानी कि जब भी आपको दायां चलने की बात करेगा तो हमें इस साइड चलना होगा, जब भी हमें बायां चलने की बात करेगा तो हमें इस साइड चलना होगा। अब क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िए, क्या दिया हुआ है, अंग्रेजी वर्णमाला श्रेणी में दाएं छोर से 10वें अक्षर के। अब दाएं छोर से 10वां अक्षर, अब इसके 2-3 तरीके हैं। एक तो क्या है कि भाई यहां से आप 10वां देख लो, गिन लो, तो ये आपके सामने लिखा हुआ है, तो आपको इसको लिखना पड़ेगा तब जाके आप कर पाओगे। दूसरा तरीका है कि 10वें अक्षर की बात कर रहा है, टोटल कितने अक्षर होते हैं, 26 होते हैं, उसमें से 10 माइनस कर दो तो आपका यहां पर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो बात समझ में आ रही है। अब देखो ये आपका 16 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 16वें से अगला ही आपको लेना है। तो 16 अक्षर के बाद ये आपका क्यू हो गया, ये यहां से देखो पीछे से 10वां हो गया, ठीक है। और अगर कंफ्यूजन होता है कि 16वां लेना है 17वां लेना है तो इसको मत रटो, आप डायरेक्ट कर लो, 27 में से 10 माइनस करना है तो 17वें नंबर पे जो आएगा वो आपको कर लेना है, ठीक है। तो ये, और ये 1 क्यों होता है, क्योंकि भाई 26 में से 10 हमने माइनस किया और जिस स्थान की बात हो रही है वो हमने प्लस किया, तो 26 और 27 और माइनस 10 किया तो 17 आ गया, तो इसलिए सीधे से 17वां स्थान। तो यहां से क्या आ गया, पीछे से 10वें की बात की थी, दाएं से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये आ गया अपना। यहां पर कौन सा आ गया, क्यों आ गया। अब आगे पढ़ो, आगे क्या बोला है, ठीक है। क्या हो गया, दाएं छोर से 10वें अक्षर के बाईं ओर का 14वां अक्षर कौन सा होगा। अब बाईं ओर की बात कर रहा है, जब बाईं ओर चलना है मैंने क्या बताया था, इधर आपको चलना है। अब कौन से अक्षर की बात कर रहा है, 14वें अक्षर की बात कर रहा है। क्यों आ गया, तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई। लेकिन आप ऐसे थोड़ी ना गिनोगे, तो सर जी ये तो गिनना नहीं है, तो फिर कैसे करेंगे। आप यहां पर 17वें अक्षर पे आ चुके हो, ये बात आपको पता है। अब इधर आपको कितना चलना है, इधर आपको 14 चलना है, तो 17वें अक्षर में से 14 माइनस कर दो तो आपको जो निकल के आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो 17वें में से 14 माइनस क्या, तीसरा अक्षर, और तीसरा अक्षर क्या होता है, सी होता है। तो ये संख्याएं आपको याद कर लेनी है, तो आप आराम से कर पाओगे।
और स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चन समझो, उसके बाद चौथे क्वेश्चन से आप खुद निकालने लग जाओगे। पहले क्वेश्चन में थोड़े डाउट रहेंगे, दूसरे क्वेश्चन में डाउट क्लियर होते हुए चलेंगे, और तीसरा क्वेश्चन के बाद आप खुद निकालना शुरू कर दोगे। तो 3 क्वेश्चन तक आपको देखना है, ठीक है जी। तो समझ में आ गया कैसे अपने को करना है। ये सबसे पहली चीज क्या समझ में आई कि दाएं के लिए हमें इधर चलना है और बाएं के लिए क्या करना है, हमें इधर चलना है, ठीक है। चलो दूसरे क्वेश्चन से और बातें क्लियर होंगी, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूं सिर्फ 3 क्वेश्चन आपको देखना है, उसके बाद आप खुद है इसका आंसर निकालना शुरू कर दोगे। उसके बाद है आप खुद आंसर निकालना शुरू कर दोगे, ठीक है। ये इंग्लिश अल्फाबेट वाला हमने यहां पर लगा दिया है। चलो अब बात करते हैं क्या है कि अंग्रेजी वर्णमाला श्रेणी में दाएं छोर से 9वें अक्षर के दाएं ओर का चौथा अक्षर कौन सा होगा। तो सबसे पहले जो पहले दिया हुआ है उसको हमें छोर करना है। तो किसकी बात कर रहा है, दाएं छोर की। तो दाएं छोर के लिए हमें किधर चलना है, इधर से हमें चलना है, इस बात को नोट कर लेना, ठीक है। इधर से हमें चलना है, ये दायां छोर है, ये बायां छोर है। लेकिन अगर हमें बाएं चलने की बात करेगा तो इधर बढ़ेंगे, दाएं चलने की बात करेगा इधर बढ़ेंगे। तो सबसे पहले दाएं छोर की बात कर रहा है, दाएं छोर से 9वें अक्षर के दाईं ओर। अब 9वां अक्षर कैसे करोगे, अभी मैंने आपको बताया था, करके कोशिश करो, थोड़ी कोशिश कीजिए। अब 9वां अक्षर देखो कौन सा आ रहा है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां। तो 9वां अक्षर कौन सा आ रहा है, आपका यहां पर आर आ रहा है। तो मैंने क्या बताया था कि 27 में से जो दिया हुआ है उसको माइनस कर लो 9, तो आपके पास आ जाएगा अंक 18वां। तो इसका मतलब सीधे से आपको कौन सा लेना है, 18वां लेना है, और 18वां क्या है, आपका आर है, ठीक है। क्या इतना समझ में आ गया, ठीक है। पीछे समझाया था, इस बार और क्लियर हो गया कि भाई 27 में से माइनस करना है जितना हमें दिया हुआ है। तो हम आराम से लिख देंगे 18वां अक्षर, और 18वां अक्षर क्या होता है, आर होता है। तो ये हमारा। अब क्या बोला आगे, तो क्या बोला कि 9वें अक्षर के, 9वां अक्षर अपना ये 18वां आ गया, कि दाएं ओर का चौथा अक्षर कौन सा होगा। दाएं ओर का पूछा है, तो दाएं आपको चलना है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो क्या हो जाएगा, आपका वी हो जाएगा। तो वी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या बात समझ में आई। अब चौथा अक्षर भाई 18वां नंबर है, उसमें से आपको क्या करना है, 4 जोड़ना है। तो 18वां आपका है, उसमें आप 4 जोड़ोगे तो 22वां, और 22वां क्या होता है, आपका वी होता है, ठीक है। 22वां क्या होता है, वी होता है। तो आप इस तरीके से आराम से आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो ये संख्याएं आप याद कर लेना कि कौन सा अक्षर कौन से नंबर पे आता है, ठीक है। और अगर कोई डाउट रहे तो मैं आपको ट्रिक भी सिखा दूंगा। अगर कोई डाउट हो ना कि जिनको याद नहीं होता, तो कमेंट कर देना कि हाँ सर जी ट्रिक बता दीजिए, तो फिर मैं आपको एक ट्रिक बता दूंगा जिससे आप इनको आसानी से याद कर सकते हो। वैसे तो याद कर रखे होंगे, और इसको थोड़ा डेली रिवीजन करोगे ना 1-2 बार, तो याद हो जाएगा अपने आप, ठीक है। फिर आप प्रैक्टिस करोगे तो याद होना शुरू हो जाएगा। अब ये तीसरा क्वेश्चन है, इसके बाद आप खुद आंसर निकालना शुरू कर दोगे, लेकिन ट्राई आपको इसी क्वेश्चंस में करना है। इसी क्वेश्चंस में आपको ट्राई करना है आंसर निकालने के लिए, ठीक है। आंसर निकालने के लिए ट्राई करना है, ठीक है। चलो आंसर निकालने की ट्राई कीजिए। सभी स्टूडेंट क्वेश्चंस को पढ़ लिया होगा आप सभी ने कि उसमें पूछा क्या गया है कि अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में बाएं छोर से 17वें अक्षर। अब बाएं छोर से 17वें अक्षर की बात कर रहा है, इस बार दायां छोर नहीं है, रटना नहीं है। यहां पर जो लिखा हुआ है उसी को अपने को ध्यान देना है। बाएं छोर से बात कर रहा है, तो ये अपना बायां छोर है। मैंने बताया था ना, ये कौन सा है अपना, ये बायां छोर है, और ये कौन सा है अपना, ये दायां छोर है। तो बाएं छोर से बात कर रहा है किसकी, 17वें अक्षर की। तो बाएं छोर से 17वां अक्षर कौन सा होता है, क्यों होता है। बाएं छोर से अपना 17वां अक्षर कौन सा होता है, क्यों होता है। तो बाएं छोर से आगे हम 17वें अक्षर पे आगे, क्यों आगे, तो इसमें माइनस वाइनस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो स्टार्टिंग से ही है। तो 17वां अक्षर आ गया अपना क्यों। उसके बाद क्या बोला है कि बाईं ओर का 7वां अक्षर कौन सा होगा, कि बाईं ओर का पूछा है। बाईं ओर, बाएं चलना है तो अपने को इधर चलना होगा, दाएं चलना है तो उधर चलना होगा। तो इधर आना है। कौन से अक्षर की बात कर रहा है, 7वें अक्षर की। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां। तो क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा। तो जे आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन करना कैसे है कि भाई 17 से हमें किस पे आना है, इस पे।
तो भाई 17वां अक्षर है, क्योंकि सीधे सीधे ही है, तो आपका 17वां अक्षर है। अगर उधर चलना होता है तो हम जोड़ते हैं, हमें वापस इधर आना है तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो 17 में से 7 माइनस करो तो आपका कौन सा हो जाएगा, 10वां अक्षर। और 10वां अक्षर क्या होता है, जे होता है। यहां पर देखो बायां लिखा हुआ है इसलिए हमने माइनस किया है, क्योंकि हमें वापस इधर आना है। लेकिन अगर दायां होता तो हम प्लस करते, फिर हमें क्या जाना होता, 24वें अक्षर पे हमें जाना है। ठीक है, इतना बात समझ में आया कि बायां करना है तो माइनस किया, क्योंकि हमें वापस आना है। जब भी वापस आना होता है तो माइनस होता है, कमी होती है कि भाई इतनी दूर जा चुके हैं, वापस आना है तो माइनस करना होगा। अगर आगे बढ़ना होता है तब हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं। तो इसलिए हमने क्या किया, 17 में से 7 माइनस किया, क्योंकि हमें वापस आना था तो 10वां अक्षर बताना था। और 10वां अक्षर क्या हो गया, हमारा जे हो गया। समझ में आ गया। अब समझ में आ गया सभी को, तो अब इस क्वेश्चन का आंसर सभी करेंगे, तभी पता चलेगा कि आप इसका आंसर कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे। आपको समझ में आया है या नहीं आया, आपको खुद को पता चलेगा भाई। ठीक है सभी स्टूडेंट हैं, इसका आंसर करेंगे, सॉरी आंसर कीजिए सभी स्टूडेंट। और इसको बिना देखे करना है, ये तो मैंने वैसे ही लगा दिया क्योंकि एग्जाम में आपको ये नहीं दिखेगा। ठीक है, अब इसको बिना देखे आपको आंसर करना है, क्योंकि अभी मैं आपको समझा रहा हूं, पहली क्लास है। ठीक है, जब हम प्रैक्टिस वगैरह करेंगे तो ये सब कुछ नहीं दिखाएंगे आपको, और स्पीड से करवाएंगे। लेकिन अभी तो शुरुआत है, पहली क्लास में ही आपके ऊपर इतना बर्डन नहीं डालेंगे कि आप डर जाओ रीजनिंग से। डरना नहीं है, ठीक है। हर एक चीज हमें सीखनी है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं छोर से, बाएं छोर की बात कर रहा है, 16वें अक्षर के दाएं 9वां अक्षर कौन सा होगा, ये अपने को बताना है। बताओ, बाएं छोर से 16वां अक्षर, तो बाएं छोर कौन सा होता है, शुरुआत वाला होता है। शुरुआत से 16वें अक्षर पर जाना है तो इसका मतलब जो 16वें नंबर पे आना है उसी पे जाना है। तो 16वें नंबर पे क्या आता है, आपका पी आता है। तो क्या हो गया, हमारा पी हो गया। अब क्या बोला, उसके दाएं का 9वां अक्षर कौन सा होगा। मैंने क्या बताया कि बायां जाना होता तो इधर जाते हैं माइनस करते हैं, लेकिन दायां जाना है तो प्लस करेंगे। तो 16वें अक्षर में से प्लस 9 कर दो, और 16 9 क्या हो जाएगा, 25। और 25वां अक्षर क्या होता है, आपका वाई होता है। तो 25वां अक्षर क्या होता है, वाई होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। बात समझ में आ गया। देखो इसमें दायां था तो हमने प्लस किया, बायां होता तो माइनस करते, क्योंकि दायां था तो हमें उधर जाना था, आगे बढ़ना है। जब भी आगे बढ़ना होता है तो प्लस करते हैं। जैसे अभी आप रीजनिंग पढ़ना शुरू कर रहे हो, धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे तो रीजनिंग आप सीखते हुए जाओगे, आपके दिमाग में रीजनिंग प्लस होती हुई जाएगी। और हम 0% से शुरुआत कर रहे हैं, एकदम बेसिक से, और हमें रीजनिंग में 100% तक जाना है। ठीक है जी, क्योंकि रीजनिंग में पूरे में से पूरा स्कोर करना है, 40 के 40 नंबर हमें लेने हैं, एक भी नंबर हमारा नहीं छूटना चाहिए। लेकिन ये कब होगा, जब मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं आप उनको सीखते हो, समझते हो, और फिर आप खुद मेहनत करते हो, प्रैक्टिस करते हो, तब जाके आप आराम से कर पाओगे। अब इसको कीजिए, इसमें थोड़ा और लेवल बढ़ा दिया है, कुछ 2-4 चीजें और ऐड कर दी गई है। क्वेश्चंस के जो पूछने का तरीका है, लैंग्वेज है, उसको भी इसमें क्या किया गया है, थोड़ा सा अपडेट किया गया है। आप बताइए, कोशिश कीजिए, अब कोशिश कीजिए भाई, मेहनत कीजिए। क्या है कि ए से आरंभ करते हुए ए से जेड तक की वर्णमाला, तो ए से आरंभ होके ए से जेड तक की वर्णमाला ही होती है। जो बाएं से दाहिने ओर लिखी गई है, जो क्या है, बाएं से लिखी गई है और दाहिने ओर तक जाती है, उसमें दाहिनी ओर से 15वें अक्षर के दाहिनी ओर चौथा अक्षर कौन सा होगा। तो उसमें दाहिनी ओर से 15 अक्षरों की बात कर रहा है, तो दाहिनी ओर से 15वां अक्षर इधर आएगा। दाहिनी ओर से ये है ना, तो इधर से, यानी पीछे से बात कर रहा है अब। और पीछे से जब भी बात होती है, मैंने क्या बताया था, 27 में से माइनस कर लो। 27 माइनस कितना करेंगे, 15। तो 27 माइनस 15 करेंगे तो 12वें अक्षर की बात हो रही है। तो इसका मतलब एल की यहां पर बात हो रही है। उधर से काउंट करके भी मैं आपको दिखा देता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो उधर से क्या हो गया, 15वां अक्षर हो गया। लेकिन 27 में से 15 माइनस किया तो पता चल गया 12वां। तो स्टार्टिंग से कौन सा, 12वां, यानी एल की बात कर रहा है। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब 15वें अक्षर के दाहिनी और चौथा अक्षर कौन सा होगा।
ठीक है, दाहिनी ओर से 15वें अक्षर के दाहिनी ओर से 15वां अक्षर हमने निकाल लिया, क्या हो गया हमारा एल हो गया। उसमें क्या बोला है कि दाहिनी ओर चौथा अक्षर, दाहिनी ओर बोला है तो जोड़ना है और चौथा अक्षर जोड़ना है तो 4 जोड़ दो। तो इसमें 4 जोड़ेंगे 12 में से 4 जोड़ेंगे 16 और 16 क्या होता है पी होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से अपने को करना है। लैंग्वेज कैसे भी लिख दे, थोड़ा बदल के भी लिख दे तो घबराना नहीं है। जो हमें दिया हुआ है, जो हमें दिखाई दे रहा है, बस उसी का इस्तेमाल करना है। अब मैं इसमें आपको अल्फाबेट नहीं दिखाने वाला, आप सोल्व कीजिए इसको, क्योंकि एग्जाम में वो नहीं दिखेगा आपको। क्या बोला गया है कि निम्नलिखित प्रश्न इस श्रृंखला पर आधारित है, इसमें खुद ही लिखा हुआ है। ठीक है, यदि इस श्रृंखला के अक्षर इस प्रकार स्थान परस्पर बदल लें कि ए के स्थान पर जेड आ जाए और जेड के स्थान पर ए आ जाए, यानी कि एकदम उल्टा हो जाए। समझ रहे हो कि जेड के स्थान पर ए और ए के स्थान पर जेड, ये दोनों अपना स्थान बदल लें, यानी कि उल्टा हो जाए। ठीक है, तो अब हमें क्या बताना है, उल्टा हो जाए। तो आगे भी इसी प्रकार हो, मतलब सभी में ऐसा नहीं सिर्फ ए और जेड बदल रहा है, नहीं सारे बदले। बी के स्थान पर वाई, वाई के स्थान पर बी, सी के स्थान पर एक्स और एक्स के स्थान पर सी। मैंने आपको बताया था ना विपरीत हो जाए। आगे भी इसी प्रकार हो तो दाएं से 13वें अक्षर क्या होगा। अब दाएं से 13वां अक्षर कौन सा होगा बताओ, दाएं से 13वां अक्षर क्या। अब इसके दो तरीके। पहला तरीका तो क्या है कि पहले इसको सिंपली सोल्व कर लो, विपरीत बाद में कर लेना। सबसे पहले इसको सिंपली सोल्व करोगे तो दाएं से 13वां स्थान की बात कर रहा है, दाएं से 13वें अक्षर की बात कर रहा है। तो जब दाएं से बात कर रहा है यानी पीछे से बात कर रहा है, तो हमें क्या करना होगा, 27 में माइनस 27 माइनस 13 करेंगे तो यानी आगे से 14वें स्थान की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, आगे से 14वें स्थान की। ये आपका 11वां 12वां 13वां 14वां यानी एन की यहां पर बात हो रही है, एन वाले स्थान की यहां पर बात हो रही है। लेकिन एन का विपरीत आपको बताना है क्या होगा। ठीक है, और एन का विपरीत आपको बताना है, क्योंकि ये तो सीधा आया है। आपको इसका आंसर क्या बताना है, विपरीत बताना है। विपरीत, एन का विपरीत क्या होता है याद करवाया था, अरे एम एन मैन से याद किया था। तो क्या हो जाएगा, एम इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एम इसका आंसर हो जाएगा। एन मत करना, एन गलत होगा, क्योंकि विपरीत किया गया ना उल्टा। तो विपरीत में क्या आ जाएगा, एन के स्थान पर एम आ जाएगा, क्योंकि एन का विपरीत क्या होता है, एम होता है। या आप पहले ही बदल के देख लो। देखो मैं जैसे यहां पर दिखा भी देता हूं, क्योंकि अपने पास मौजूद है जो चीज, ठीक है, उसका फायदा उठाना चाहिए। तो देखो ये वाला अपना विपरीत है, ये विपरीत किया हुआ है ना। अब इसमें देखो क्या है, स्थान बदल दिया, परस्पर स्थान बदल दिया जाए और आगे भी ऐसा ही हो तो दाहिने ओर से 13वां अक्षर क्या होगा। दाहिने ओर से इधर से चलेंगे, 13वां अक्षर क्या है, देखो एम है। ठीक है, जैसे आपका मन करे, क्योंकि ऐसे विपरीत करने में थोड़ी दिक्कत आएगी, याद नहीं रहेगा, तो पहले सीधा कर लो। और विपरीत मैंने याद करवाई दिया है कि भाई एन का विपरीत क्या होता है, एम होता है, क्योंकि सीधे से क्या आ रहा था, एन आ रहा था, तो एन का विपरीत क्या हो गया, एम हो गया। ठीक है, ऐसे अपने को करना है, फिर कोई दिक्कत आपको कोई समस्या नहीं होगी, आराम से अपने को कर लेना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये आपका दूसरी टाइप है इंग्लिश अल्फाबेट में, ये टाइप नंबर 2 है जो आपके एग्जाम्स में पूछी जाती है। ये क्या है भाई, टाइप नंबर 2 क्या है, टाइप नंबर 2 है जो आपके एग्जाम्स में आती है इंग्लिश अल्फाबेट से ही, कि उस विकल्प का चयन करें जो निम्न शब्दों में उस क्रम को दर्शाता है जिससे वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। इसका मतलब क्या है कि जिस तरीके से अपना इंग्लिश अल्फाबेट है, अभी मैंने आपको जो दिखाया था ए से लेकर जेड तक, उसमें जैसे आते हैं वैसे ही इसको हमें लिखना है क्रम के अनुसार। तो इसको सोल्व करने का सबसे शानदार तरीका क्या है वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले देखिए इन सभी में कॉमन कितना है। कॉमन का मतलब है सेम कितने हैं। तो डी आर ई ए एम, 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 ये तो सभी में कॉमन है, तो इनको चेक करने की आवश्यकता नहीं है। जितने कॉमन हो यानी कि जितने सेम हो उन्हें हमें देखने की आवश्यकता नहीं है, उसके आगे हम देखेंगे। उसके आगे यहां पर एल लिखा हुआ है, यहां पर ई लिखा हुआ है, यहां पर वाई लिखा हुआ है, यहां पर एल है और यहां पर टी है। तो इनमें सबसे पहले कौन सा आएगा, जो भाई एल ई वाई एल टी है, इनमें सबसे पहले कौन सा आएगा। अगर आपको नंबर याद है तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप सभी को पता है कि भाई ई सबसे पहले आएगा। तो जो सबसे पहले आएगा उसको सबसे पहले लिख दो, यानी पहले नंबर पे दूसरा आएगा।
तो दूसरा किस में है, तो ये दो तो आपके आंसर हो ही नहीं सकते अब, ठीक है। और ई हमने लिख लिया, और सबसे लास्ट में कौन सा आएगा ये आपको पता है, वाई आएगा। तो वाई है वो सबसे लास्ट में आएगा, तो लास्ट में 3 दिखना चाहिए, यानी 2 से शुरू होना चाहिए और 3 पे खत्म होना चाहिए। 2 से शुरू 5 पे खत्म है, ये आंसर नहीं हो सकता, ये आपका आंसर हो जाएगा। बाकी आप और चेक करो। देखो फिर क्या लिखा हुआ है, ई वाला हमने कर लिया सबसे शुरू में, वाई वाला सबसे लास्ट में। अब इनमें क्या है, एल और एल, तो ये एल और ये एल आएगा, फिर टी बाद में आता है, तो एल वाला पहले आएगा। अब 2 में है तो एल से हमें नहीं पता चलेगा, अब ए और आई से देखेंगे, अगले अक्षर पर चलेंगे तो ए वाला पहले आता है, तो इसलिए 4 वाला पहले आया, फिर उसके बाद पहला। अब जो बच गया वो और लिख दो, कौन सा बच गया, 2 4 1, तो कौन सा बच गया भाई, 5वां, तो 5। बस इस तरीके से देखो, 2 4 1 5 3, तो 2 4 1 5 3 ऐसे अपने को लिखना है। ये पहला क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा कम समझ में आया है। दूसरे क्वेश्चन से ये क्लियर हो जाएगा। इस क्वेश्चन के लिए तो आपको तीसरा भी नहीं देखना पड़ेगा, दूसरे क्वेश्चन से ही आपका क्लियर होने वाला है। इसको भी आपको क्रम के अनुसार लिखना है, जैसे कि शब्दकोश में आते हैं, अपनी डिक्शनरी में आते हैं। लिखो, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था इन सभी में कॉमन क्या है वो हमें देखना है। तो नो है, NO ये सभी में सेम दिखाई दे रहा है, तो इससे हमें नहीं पता चलेगा। इससे अगले अक्षर पर चलते हैं। यहां पर B है, यहां पर M है, यहां पर S है, यहां पर T है, यहां पर R है। तो सबसे पहले पढ़ते हुए आपको समझ में आ गया कि B सबसे पहले आएगा, यानी पहले नंबर पे 1 आएगा। तो पहले नंबर पे 1 वाला हमने लिख दिया, ये हमारा क्लियर हो गया, ठीक है। ये वाला हमारा क्लियर हो गया कि पहले नंबर पे आएगा। अब इन 4 में चेक करना है, तो पहले देखो M आता है, ठीक है, M आएगा, MSTR में से क्या आएगा, M आएगा, तो फिर दूसरे नंबर पे 3 आएगा। तो 1 3 देखो इसमें सभी में है, ठीक है। तो इससे भी हमें नहीं पता चला कि कौन सा आंसर हो सकता है। फिर आगे चेक करो, S पहले आता है, T पहले आता है या R, तो R, फिर उसके बाद S और फिर आता है T, तो R आएगा तो चौथा, उसके बाद R के बाद क्या आता है S, तो 5वां, और T आता है फिर 2। तो 1 3 4 5 2, 1 3 4 5 2 किस में है, 1 3 4 5 2 ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए ही क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हमें इन चीजों को करना है। अगले क्वेश्चंस को आप खुद सोल्व करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। अगले क्वेश्चंस को खुद सोल्व करने की कोशिश कीजिए भाई, आप सभी इसको सोल्व करेंगे, फिर हम अगली टाइप पे चलेंगे, ठीक है। कीजिए कि सही विकल्प का चयन कीजिए, जो दिए गए शब्दों को उसी में करना है, A to Z तक ये अपने को लिखना है। चलो करो। सबसे पहले मैंने बोला कॉमन आपको देखना है, तो कॉमन सिर्फ इसमें पहला R ही दिखाई दे रहा है। यहां पर दूसरा U है और O और I है। तो सबसे पहले कौन सा आता है अपने को देखना है कि भाई ये तो U तो बाद में आएगा, O और I में आपको पहले देखना है। तो I पहले आएगा क्योंकि GHI, उसके बाद JKLMNO फिर आता है, ठीक है। नंबर याद है तो और भी अच्छी बात है, ठीक है। मैं आपको अगले एक वीडियो में है नंबर याद करवा दूंगा, उसके बाद फिर हम नंबर से ही सोल्व किया करेंगे। तो आई है, ये वाला सबसे पहले आएगा 5 वाला, फिर उसके बाद कौन सा आएगा 4 वाला। अब ये सारे के सारे आने वाले हैं, 5 4 आने वाला है, तो ये आपका आंसर नहीं होगा, ये आपका आंसर नहीं होगा, इन दोनों में से ही आपका आंसर होगा। अब दोनों में से देख लेते हैं। U है, ठीक है, यहां पर M, यहां पर M, यहां पर D है, तो D पहले आता है या D, तो इसका मतलब दूसरे वाला सबसे पहले आएगा। उसके बाद MM लिखा हुआ है, यहां पर O है, यहां पर A है, तो A पहले आता है या O, तो A पहले आएगा तो तीसरा आएगा और फिर पहला आएगा। तो देख लो 5 4, ये आपका ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5 4 2 3 1, तो 5 4 2 3 1 हो जाएगा। इस तरीके से अपने को करना है। समझ में आ गया ना सभी को? तो ऐसे क्वेश्चंस को आराम से सोल्व करना। अब इसको आप खुद कोशिश कीजिए, अब इसको आप खुद कोशिश करनी है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आप खुद कोशिश कीजिए। चलो मैं करवा देता हूं, थोड़ी हेल्प आपकी करवा देते हैं। तो सबसे पहले देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, पहला अक्षर ही क्या है, यहां पर W है, VB है, UB है, ठीक है, यही है। तो पहले U आएगा, उसके बाद V, फिर आपका W। UV WXYZ होता है ना, तो पहले U वाला होना चाहिए, तो सबसे पहले तीसरा होगा, तो सबसे पहले तीसरा होगा, तो ये आपका आंसर नहीं हो सकता,
ठीक है, तो सबसे पहले तीसरा हो जाएगा आपका। फिर उसके बाद क्या आएगा, V आएगा और फिर आएगा W। तो W वाला सबसे लास्ट में आएगा, यानी 2 वाला सबसे लास्ट में आएगा, तो 2 वाला सबसे लास्ट सभी ऑप्शन में लिखा हुआ है, तो इससे भी अब हमें कोई मतलब नहीं है। अब इनमें चेक करना है, तो पहला और दूसरा अक्षर सेम है, V है, V है, V है, इससे पता नहीं चलेगा। यहां पर N है, यहां पर L है और यहां पर R है, तो R बाद में आएगा, तो लास्ट में चौथा होना चाहिए, सेकंड लास्ट में, तो ये आपका आंसर नहीं हो सकता, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। और वैसे भी आप देख सकते हो, अब कौन सा बच गया आपका, कौन सा कर रहे थे, V वाला कर रहे थे ना, तो यहां पर क्या है आपका R है। ठीक है जी, पांचवा भी है ना आपका, तो यहां पर R है भाई, यहां पर N है, यहां पर R है, तो चौथा पांचवा दोना हो सकता है। अभी एक सेकंड के लिए आंसर नहीं है, क्योंकि यहां पर इसको हमने नहीं देखा था, ये भी है अपना, तो VAR है इसमें, यहां पर N है, यहां पर R है, तो R के बाद I है, तो I है, फिर E है, तो ये पहले आएगा, ये बाद में आएगा, मतलब वही ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे अपने को कर लेना है। आगे बढ़ते हैं, ये वाला क्वेश्चन अब आप आराम से करोगे, और हर एक स्टूडेंट को इस वीडियो को यहीं पे रोकना है, यहीं पे इस वीडियो को रोकना है आप सभी को, और इसका आंसर क्या करना है आप सभी को कमेंट करके बताना है। वीडियो को रोकिए और हर एक स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर करेगा। तब होती है कि जिस तरीके से जापान और येन के अंदर समानता बताई गई है कि जापान का जो संबंध येन से है, उसी प्रकार हमें नेपाल का संबंध बताना है कि किससे होगा। अब जापान और येन का संबंध क्या है, अब जापान और येन का संबंध क्या है, जापान और येन का संबंध बताइए। देखो आपको एक बात बताता हूं, रीजनिंग को सोल्व करते समय आपको मैथ की भी आवश्यकता पड़ती है, आपको जीके की भी आवश्यकता पड़ती है, और अपने दिमाग की तो आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है। तो अगर आपने जीके पढ़ा होगा और पढ़ रहे होगे, तो आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा, देश व उसकी मुद्राएं, देश व उसकी मुद्राएं। तो जापान क्या है, जापान एक देश का नाम है, और येन क्या हो जाएगी, ये उसकी मुद्रा का नाम हो जाएगा। जैसे हमारे भारत में क्या चलता है, भारत में भारतीय रुपया चलता है, तो हमारी मुद्रा क्या है भाई, रुपया है। वैसे जापान में येन चलता है, तो जापान की मुद्रा क्या हो जाएगी, येन हो जाएगी। तो इसका मतलब यहां पर जापान की मुद्रा के बारे में बात की गई है और उसका नाम लिखा गया है। तो यहां पर नेपाल है, नेपाल की मुद्रा क्या है, तो नेपाल में कौन सी मुद्रा चलती है, नेपाली रुपया चलता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपको सारे के सारे देश जो इंपोर्टेंट हैं और उनकी मुद्राएं हैं वो आपको याद होनी चाहिए, या आपके जीके में भी काम आएंगी और आपके रीजनिंग के क्वेश्चंस को सोल्व करने में भी आपके काम आने वाली है। ठीक है, मैं आपको समझाऊंगा किस तरीके से आता है, धीरे धीरे 3 क्वेश्चंस देख लो, फिर आपको समझ में आ जाएगा आराम से इनमें हो क्या रहा है और कैसे हमें करना होता है। दूसरे क्वेश्चंस के ऊपर चलते हैं कि जिस प्रकार बंदूक है वो सिपाही से संबंधित है, उसी प्रकार कलम है वो किससे संबंधित है, ये अपने को बताना है। बताओ, थोड़ा सा दिमाग लगाना शुरू कीजिए आप सभी स्टूडेंट, कि बंदूक का संबंध किससे है, सिपाही से है। इसकी बात हो रही है, यहां पर बंदूक की बात हो रही है, गन की बात हो रही है। ठीक है, और अभी तो दिवाली का त्योहार आने वाला है। ठीक है, बचपन में बहुत बंदूकें चलाई होंगी ना आपने, और फौजी बनने के बाद है दुश्मनों के ऊपर भी आपको चलानी है। तो बंदूक का संबंध क्या है, सिपाही से है। इसका मतलब क्या है कि जो बंदूक है वो क्या है, सिपाही का हथियार है। यानी कि जो सिपाही की वैल्यू होती है, जो उसके काम करने के लिए होता है, वो क्या होता है, बंदूक होता है। तो क्या हो गया, सिपाही का हथियार हो गया। यानी पहले हथियार दिया हुआ है कि कौन सी चीज उसके लिए इंपॉर्टेंट है, और फिर यहां पर यह बताया गया है कि किसके बारे में हम यहां पर बात कर रहे हैं। ऐसा ही सेम हमें आगे बताना है, क्योंकि चैप्टर क्या है हमारा, एनालॉजी है। यानी कि हमें समानता बतानी होती है कि जिस तरीके से पहले वाला जो दिया हुआ है, एक हमें हमेशा दिया हुआ होगा, उसके अंदर क्या प्रोसेस हो रहा है, उसमें क्या हो रहा है, क्या संबंध है, वही संबंध हमें दूसरे में लगाना होता है। उसी प्रकार कलम का संबंध किससे होगा। अब यहां पर कलम दिया गया है, कमल नहीं है, ये कंफ्यूज मत होना। कमल तो फूल होता है, बहुत प्यारा सा फूल होता है कमल का फूल, जो कीचड़ में भी खिल जाता है। ठीक है, तो
कमल अलग है, कलम अलग है। कलम का मतलब है जो आपका पेन है उसके बारे में यहां पर बात कर रहा है। अब पेन है वो किसके लिए इंपॉर्टेंट होता है, किसका हथियार होता है, अगर कभी नहीं पता चले, या तो देखते ही पता चल जाएगा, नहीं पता चले आप ऑप्शन देखना, आपको समझ में आएगा। मैं ऑप्शन से भी आपको एक बार समझाता हूं। क्या किताब का हथियार होता है? नहीं। किताब तो खुद एक निर्जीव वस्तु है, ठीक है, उसके ऊपर खुद लिखा जाता है, तो वो एक अलग हथियार हो सकता है। लेकिन यहां पर हथियार की बात नहीं, किसका हथियार है? हथियार तो हमें दिया गया है कि ये है भाई, ठीक है, इसका यूज करता है वो व्यक्ति। कवि है, कवि का काम होता है कविता करना, और कविता करने के लिए बोलने का टैलेंट होना जरूरी है। यहां पर कलम की बात हो रही है, लिखने की बात हो रही है। फिर आता है आपका डॉक्टर। डॉक्टर के लिए क्या है भाई? डॉक्टर के लिए क्या कलम का इस्तेमाल होता है? नहीं। डॉक्टर के लिए आप स्टेथोस्कोप का बोल सकते हो, और भी कुछ चीजें होती हैं उनका आप बोल सकते हो, लेकिन कलम उसका हथियार नहीं है डॉक्टर का। लेखक बिल्कुल, क्योंकि लेखक का जो हथियार है वो क्या हो जाएगा? आपका कलम हो जाएगा, क्योंकि लेखक है ना, बिना कलम के कुछ नहीं है। ठीक है जी। आज के समय में तो डिजिटल लिखने लग गए, लेकिन मेन जो चीज होती है उसकी हम यहां पर बात कर रहे हैं। अब मुझे एक बात और बताता हूं आपको, कुछ स्टूडेंट के दिमाग में आ रहा होगा, सर जी कवि है ना, वो भी तो कविता लिखता है। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति लिख रहा है तो वो लेखक ही कहा जाएगा, चाहे वो कुछ भी लिख रहा हो। समझ रहे हो? उसको क्या कहा जाता है? लेखक। जैसे कोई पुस्तक लिखता है, जो आपके पास किताबें हैं, वो क्या है? लेखक है तो वो टीचर, टीचर्स ने किताबें बनाई हैं जो आपके पास अवेलेबल है, लेकिन वो अपने आप को लेखक लिखता है क्योंकि उसने खुद को क्या लिख दिया है? एक किताब लिख दी है, तो वो लेखक बन गया। समझ में आ गया? तो कवि वाला कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, तो इसलिए ये नहीं हो सकता। ठीक है जी, समझ में आ रहा होगा। धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, और हम इतनी प्रैक्टिस कर लेंगे कि हम जो पढ़ेंगे ना, उन्हीं में से आपको एग्जाम्स में देखने के लिए मिल जाएगा कि हाँ ऐसी चीजों को हमने पढ़ा था, इसी से रिलेटेड आपके एग्जाम्स में आ जाएगा। ठीक है, चलो। कि जिस प्रकार शेर है वो मांद से संबंधित है, उसी प्रकार मवेशी है वो किससे संबंधित होगा, ये अपने को बताना है। बताइए, थोड़ा दिमाग लगाइए, अब तो आपको समझ में आने लग गया होगा। यहां पर बात कर रहा है शेर की, और शेर का संबंध किससे बताया है? मांद से बताया है। तो जो शेर के रहने का स्थान होता है उसको क्या कहा जाता है? मांद कहा जाता है। या आप बोल सकते हो शेर का जो घर होता है ना, शेर का जो घर जहां पर वो शेर रहता है उसको कहा जाता है मांद। आपने सुना भी होगा, शेर की मांद में तूने हाथ डाला है। ठीक है, और एक कातिया तूने शेर की मांद में हाथ डाला है, हाथ तोड़ के हाथ में दे दूंगा। फिर वो क्या करता, सनी देओल क्या बोलता है? ये 2.5 किलो का हाथ है कातिया। ठीक है, ठीक है, उसमें 2.5 किलो का बोलता है, नहीं बोलता? नहीं। देखो चलो, तो शेर का संबंध इससे हो जाएगा, मांद से हो जाएगा। किससे हो जाएगा? मांद से, क्योंकि शेर के रहने का स्थान है मांद। वैसे ही हमसे किसकी बात कर रहा है? मवेशी। अब मवेशी आप समझते होगे ना, ठीक है, मवेशी आप समझते होगे, जो आपने अपने आसपास देखा होगा, जो छोटे छोटे जानवर घूमते रहते हैं। छोटे जानवर का मतलब क्या है? अब छोटे जानवर तो कैसे बोल दिया मैंने, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। जैसे अपने गाय हो गया, बकरी हो गया, भेड़ हो गया, जिनको चराने के लिए लेके आते हैं और फिर उनको एक जगह पे इकट्ठा रख देते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है तबेला। आपने सुना होगा ना कि तबेला में है, गाय है वो तबेले में है, भैंस है वो तबेले में है, ठीक है, घोड़ा है वो तबेले में है, बकरी भैंस जो भी है, ठीक है, भेड़ वगैरह वो। तो जो मवेशी हो गए जो घूमते रहते हैं, उनके रहने का स्थान क्या होता है? तबेला होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? तबेला हो जाएगा या अस्तबल हो जाएगा? बताओ, तबेला हो जाएगा या अस्तबल हो जाएगा? ठीक है, तबेला या अस्तबल। तबेले और अस्तबल में क्या फर्क है? जंगल तो ये तो अलग हो गया, ठीक है, जंगल अलग हो गया और गाय अलग हो गया। अब तबेला और अस्तबल में से आपको बताना है क्या होगा। तबेला और अस्तबल में से आपको बताना है क्या होगा। ठीक है, तो उसको क्या कहा जाएगा? तबेला कहा जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। जिस प्रकार हिंदुओं का संबंध रामायण से है, उसी प्रकार सिखों का संबंध किससे होगा, ये अपने को बताना है। तो अब मैं बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है, अब आप सभी आंसर करने लग गए होंगे
हिंदुओं का संबंध रामायण से है तो क्या हो गया? हिंदुओं का जो ग्रंथ है, धार्मिक ग्रंथ है रामायण, ठीक है। उसी प्रकार अपने को बताना है कि भाई हिंदुओं का संबंध रामायण से है। क्या संबंध है? कि हिंदुओं का है वो धार्मिक ग्रंथ है रामायण, ठीक है, जिसमें राम जी के जीवन के बारे में हमें बताया गया है। वैसे ही सिखों के जो सिख धर्म के लोग हैं, ठीक है, उनका संबंध किससे हो जाएगा? चर्च नहीं, ठीक है, पगड़ी नहीं, क्योंकि धार्मिक ग्रंथ की बात कर रहा है यहाँ पर, गुरुद्वारा नहीं, ये धार्मिक ग्रंथ नहीं है, ग्रंथ की बात कर रहा है। तो धार्मिक ग्रंथ क्या है? गुरु ग्रंथ साहिब हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं कि जिस प्रकार जुआरी जुआ घर से संबंधित है, उसी प्रकार अस्पताल है वो किससे संबंधित होगा? ये अपने को बताना है कि जिस प्रकार जुआरी जुआ घर से संबंधित है, उसी प्रकार जो आपका अस्पताल हो जाएगा वो किससे संबंधित हो जाएगा? बताइए। जुआरी का संबंध जुआगर से है, उसी प्रकार अस्पताल का संबंध किससे होगा? ये आप सभी को बताना है। जुआरी का जुआगर से, यानी कि जो जुआरी है उसका खेलने का स्थान है वो कौन सा हो जाएगा? खेलने का स्थान, यानी जुआरी का काम क्या है? जब उसको नाम ही जुआरी मिल गया, जब उसको नाम ही क्या मिल गया भाई? जुआरी, तो उसका काम क्या हो जाएगा? उसका कार्य क्या हो जाएगा? जुआ हो जाएगा। और जहां पर जुआ खेला जाएगा उसको क्या कहा जाएगा? जुआ घर। तो इसका मतलब ये इसका क्या है भाई? ये इसका कार्यस्थल है, यानी कि जहां पर वो काम करता है। पहले वाले का कार्यस्थल के बारे में यहां पर बात किया गया है। तो हमसे पूछा है अस्पताल है वो किससे संबंधित हो जाएगा? तो अस्पताल है वो किससे संबंधित हो जाएगा? तो अस्पताल आप बताओ किसका कार्यस्थल हो जाएगा? तो क्या पेंटर का होता है? नहीं। सिपाही का होगा? नहीं। शिक्षा का होगा? नहीं। तो किसका होगा भाई? चिकित्सक का। चिकित्सक का मतलब डॉक्टर का, ठीक है जी। तो किसका हो जाएगा? डॉक्टर का हो जाएगा। डॉक्टर का कार्यस्थल क्या होता है? अस्पताल होता है। डॉक्टर कहां पर काम करता है? अस्पताल में काम करता है। जिस प्रकार किताब का संबंध लेखक से है, उसी प्रकार कविता का संबंध किससे होगा? ये अपने को बताना है कि जिस प्रकार किताब का संबंध लेखक से है, वैसे ही कविता का संबंध किससे हो जाएगा? किताब है वो किसके द्वारा लिखी जाती है? लेखक के द्वारा लिखी जाती है। अभी मैंने आपको बताया, ठीक है भाई। टीचर लिख रहा हो, कोई डॉक्टर लिख रहा हो, कोई भी कुछ कोई भी लिख रहा हो, लेकिन अगर उसने किताब लिख दी तो वो क्या बन गया भाई? लेखक बन गया। तो इसका मतलब किताब किसके द्वारा लिखी जाती है? लेखक के द्वारा लिखी जाती है। उसी प्रकार कविता किसके द्वारा की जाती है? तो कविता है वो कवि के द्वारा की जाती है। कवि के द्वारा, किसके द्वारा? कवि के द्वारा, ठीक है। चलो, अगर मैं भी कविता कर रहा हूं तो फिर मैं क्या बन गया? कवि बन गया। उस समय के लिए कवि बन गया। जिस प्रकार क्षेत्रफल वर्ग मीटर से संबंधित है, उसी प्रकार आपको बताना है कि बल का संबंध किससे होगा? साइंस पढ़ रहे होगे ना, क्योंकि आपके एग्जाम्स में साइंस भी आएगी। थोड़े क्वेश्चंस आपके साइंस में भी देखने के लिए मिलेंगे, फिजिक्स के भी आएंगे, केमिस्ट्री के भी आएंगे, बायोलॉजी के भी आएंगे, यानी भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, रासायनिक विज्ञान, सभी के 2-4 क्वेश्चंस आपको वहां से भी देखने के लिए मिलते हैं। तो जिस प्रकार क्षेत्रफल का संबंध वर्ग मीटर से है, उसी प्रकार बल का संबंध किससे होगा? तो क्षेत्रफल और वर्ग मीटर का संबंध क्या है भाई? कि क्षेत्रफल को वर्ग मीटर में मापा जाता है। आपने सुना होगा ना कि भाई उसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी है, जो प्लॉट लिया है वो कितने वर्ग मीटर का है, ठीक है। वर्ग मीटर का मतलब क्या है? मीटर स्क्वायर। इसका मतलब क्या होता है? मीटर स्क्वायर होता है, यानी 2 डायमेंशन की बात हो रही है, लंबाई और चौड़ाई की यहां पर बात हो रही है। तो इसका मतलब क्षेत्रफल को मापने की चीज है वर्ग मीटर। तो क्षेत्रफल को किसमें मापा जाता है? वर्ग मीटर में। तो वैसे ही अब आपको बताना है बल है जो आपका फोर्स है उसको किसमें मापा जाता है, ठीक है। बल को किसमें मापा जाता है? तो बल को किसमें मापा जाएगा भाई? न्यूटन में, ठीक है। प्रेशर को किसमें मापा जाता है? न्यूटन में, कि कितने न्यूटन का प्रेशर लग रहा है। तो ये इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है, यानी कि मापने की इकाई है। आगे बढ़िए। देखो, अब आपसे कुछ भी दे सकता है कि भाई कोई शतरपाई दे देगा, ठीक है, कोई आपको पशु दे देगा, जानवर दे देगा, भाई 3 एक प्रकार के दे देगा, चौथा अलग होगा। वह उन्हीं में से आपको निकालना होता है कि भाई जो संबंध बताया गया है वो कैसे है।
जैसे कि इस क्वेश्चन को देखिए कि जिस प्रकार मानव है वो स्तनपायी से संबंधित है। तो मानव क्या है? स्तनपायी है। हम सब क्या है? स्तनपायी हैं। ठीक है, यानी बच्चे को जन्म देते हैं, दूध पिलाते हैं, तो क्या हो जाएगा? स्तनपायी हो जाएगा। उसी प्रकार तितली किससे संबंधित है? यानी जीव का प्रकार आपको बताना है कि तितली है वो किस प्रकार का है। तो तितली क्या हो जाएगा? एक कीट है। तितली क्या है भाई? एक कीट है। ठीक है, तितली क्या है? एक कीट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो हर बार आपको इस तरीके से पूरी लैंग्वेज लिख के नहीं देगा। ठीक है, हर बार ऐसी लैंग्वेज देखो अलग अलग टाइप से हर एग्जाम में, हर शिफ्ट में थोड़ा थोड़ा चेंज होता रहता है। ये आप सभी जानते हो इस बात को। ठीक है, ये बात आप सभी जानते हो। तो जिस प्रकार मानव है वो स्तनपायी से संबंधित है, उसी प्रकार तितली किससे संबंधित हो जाएगा? कीट से हो जाएगा। तो ऐसे लिखा हुआ है, लेकिन हर बार ऐसे नहीं लिखेगा। ये पूरी चीज जो लैंग्वेज लिखी हुई है आपको डायरेक्ट ऐसे लिख के दे देगा। फिर आपको खुद समझना है कि निम्नलिखित में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, यानी कि यहां पर क्या आएगा, ये अपने को बताना है। तो आपको समझना है कि इसका संबंध इससे है और इसका संबंध इससे क्या होगा, ये अपने को बताना है। ठीक है, अब कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि आपकी क्या है, हिंदी भी आने वाली, आप सभी को पता है। तो यहां पर आपको विलोम शब्द, जिसको आप विपरीतार्थक शब्द बोलते हो, विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द दोनों एक ही होते हैं, उनका इस्तेमाल होता है। समानार्थी शब्द है, समानार्थी मतलब समान अर्थ वाले जो शब्द हैं उनका इस्तेमाल होता है। यहां पर पर्यायवाची है, पर्यायवाची है, उनका इस्तेमाल आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो हिंदी के इन 3 टॉपिक्स का भी इस्तेमाल है, एनालॉजी वाले क्वेश्चंस को सोल्व करने में आपके काम आने वाला है। तो जिस तरीके से यहां पर दिया हुआ है कि निर्दयी का संबंध दयालु से है, उसी प्रकार निष्क्रियता का संबंध किससे होगा, ये अपने को बताना है। तो निर्दयी का संबंध दयालु से, निर्दयी क्या होता है? निर्दयी वो होता है जिसके अंदर दया नहीं होती, उसको हम क्या बोलते हैं? निर्दयी बोलते हैं, कि उसके अंदर दया नहीं है। और दूसरा यहां पर बोला गया है दयालु, तो इसका मतलब कि उसके अंदर क्या है? दया है। दयालु का मतलब क्या होता है? जिसके अंदर दया होती है। तो ये दोनों क्या हो गए? एक दूसरे के विपरीत हो गए। विलोम शब्द हो गया या विपरीतार्थक शब्द हो गया, आप इसको बोल सकते हो। तो विलोम शब्द आया है या विपरीतार्थक शब्द आया है, तो यहां पर भी इसका विपरीत आपको लिखना होगा। निष्क्रियता का विपरीत आपको लिखना होगा। निष्क्रियता का मतलब क्या होता है? अगर सिंपल भाषा में मैं आपको बताऊं तो निष्क्रियता का मतलब होता है जैसे कि कोई आदमी पड़ा हुआ है, ठीक है, आलसी आप उसको बोल सकते हो। ठीक है, क्या बोल सकते हैं? आलसी हम बोल सकते हैं कि भाई उसका करने का कुछ मन नहीं करता, निष्क्रिय है वो तो। ठीक है, इसका मतलब काम करने के योग्य नहीं है। आलसी आप बोल सकते हो, काम करने के योग्य ना होना ये आप बोल सकते हो। इसका विपरीतार्थक या विलोम शब्द क्या होगा? जो काम करने वाला होगा, ठीक है, जो सजग होगा, तो क्या बोला जाएगा? सजगता हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा भाई? सजगता हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? सजगता हो जाएगा। कि निर्दयी का विलोम शब्द क्या है? दयालु है, कि जिसके अंदर दया नहीं है, जिसके अंदर दया है। जो काम नहीं करता, जो काम करता है, सजग है। ठीक है जी, तो इस तरीके से आपको निकालना होता है।